Hello, this is Block 7, Unit 25. The topics that are to be covered are human development and human right, human security, basic ideas, health and food security. ये तीन टॉपिक जो हैं ये कंसर्न ह्यूमन बींग से हैं। अब ह्यूमन बींग क्या चीज़ है? ह्यूमन बींग की भी डेवलपमेंट जो पीछे देखी जाती है पिछले 50 लाख सालों में देखी जाती है, जब से उसकी उत्पत्ति हुई है। 25 से 50 लाख में कोई टाइम फिक्स हो रहा है कि कभी आदमी पहला इंसान इस दुनिया में आया था। पहले इंसान जो था वो जानवर की तरह रहता था। आपको पता है कि वो वानर जाति के होते थे, बंदर होते थे, और धीरे धीरे जब उनके खाने पीने की चीज़ें पेड़ों से खत्म होनी शुरू हो गई तो वो धरती पर आने शुरू हो गए। अब वहाँ पर जाके शिकार करके या किसी तरीके से अपना खाने पीने का सामान का प्रबंध करने लगे। धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ती गई, उनका विकास होता गया, उनके जो औजार हैं उनकी डेवलपमेंट होती गई और उससे उन्होंने आगे अपनी तरक्की करनी शुरू कर दी। उनका पैर का अंगूठा मोटा होता गया, उनकी जो रूपरेखा है वो बदलती गई, कमर सीधी होती गई। इससे वो जो आज का जो ह्यूमन बीइंग जो एक होमो सैपियंस नाम का इंसान है वो सामने आया, जो भी कोई 40,000 साल पहले इस धरती पर दिखाई दिया। और वो तरक्की उसकी ऐसे होती कि एक समूह में वो रहा तो उसे अपनी सिक्योरिटी फील होती थी। समूह में उसकी आपस में डेवलपमेंट होती थी, ज़्यादा डेवलपमेंट होती थी, और समूह के बीच में ही वो औजार भी अलग अलग तरह के बनाते थे। किसी ने कोई खाने की कोई चीज़ बनानी है, कोई औजार बनाता है, कोई आने जाने का साधन बनाता है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बहुत निर्भर होते गए। ऐसे ही इंसान की धीरे धीरे से तरक्की होती गई, यानी कि डेवलपमेंट होती गई। जब इंसान की डेवलपमेंट हुई है तो उसके साथ में ही अधिकार और साथ में उनकी ड्यूटीज़ का भी जिक्र सामने आना शुरू हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट जो एक तो पहले खुद होमो सैपियंस वाली स्टेज पर आया है, और दूसरा उसके बाद में जब वो एक जगह स्थिर होकर रहना शुरू हो गया है, उसने अपने लिए घर बना लिए हैं और अपने लिए खेती बाड़ी शुरू कर दी है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव किया है। उस चीज़ को धीरे धीरे जो उसने विकास किया है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट आ रही है। आज की डेट ऐसी है कि आज टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन बहुत ही एडवांस किस्म का है, जिसमें धरती से बाहर भी इंसान जाता है। ह्यूमन राइट जो है वो है कि एक इंसान का दूसरे के प्रति और सरकार के प्रति क्या अधिकार है, उनके खिलाफ कि दूसरों को उसके अधिकारों का रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, वो ह्यूमन राइट कहलाता है। ह्यूमन सिक्योरिटी ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में आया है। जबकि रिवोल्यूशन होने शुरू हुए, जैसे इंग्लैंड में रिवोल्यूशन हुआ था, ग्लोरियस रिवोल्यूशन, उसके बाद अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ 1776 में, फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ 1789 में, उसके बाद रशियन रिवोल्यूशन हुआ, फिर इंडिया का हुआ, और ऐसे करके कई और दुनिया में रिवोल्यूशन हुए, जिससे कि कॉन्सेप्ट का विकास होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। सुरक्षा क्या चीज़ है कि कोई उसे मारने आ रहा है क्या, उससे सुरक्षा, या जो जहाँ वो रह रहा है उसे रहने के लिए जगह मिले, खाने पीने के लिए सामान मिले, पहनने के लिए कपड़ा मिले, एक वो इज्जतदार जिंदगी जी सके। ये सारी चीज़ उसकी ह्यूमन सिक्योरिटी में कवर होती है। हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी है कि इंसान अगर इस सोसाइटी में रह रहा है तो वह एक हेल्दी पर्सन की तरह रहे, कमजोर बीमार होके वो ना रहे। इसके लिए हो सकता है वो खुद कैपेबल ना हो कि अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए। उसका थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकता हो वो, और उसके हिसाब से चल रहा है, खा पी रहा हो, तो उससे अपने आप को मेंटेन करना चाहे। मगर जरूरी नहीं है कि वो उससे ठीक चले। उसे नहीं पता उसके साथ उसको क्या बीमारियां लग रही हैं, बाहर की तरह बीमारियां फैलती थी, जैसे कॉलरा है, प्लेग है, इन्फ्लुएंजा है, कई तरह की बीमारियां दुनिया में चलती थी पहले, जिन्हें एपिडेमिक कहा जाता था। एपिडेमिक का मतलब जब जैसे गांव में एक आदमी को बीमारी हो तो वो आगे फैलती जाती थी, कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से थी। पूरा गांव खत्म हो जाते थे, कई गांव खत्म हो जाते थे, बीमारी से लोग मर जाते थे। तो ये जो चीज़ है, ये जो बीमारी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको कौन ध्यान रखेगा?
इंसान को तो पता नहीं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, उसका इलाज कौन करेगा? उसका इलाज करेंगे डॉक्टर। डॉक्टर भी पैसे लेते हैं, पर अगर स्टेट, अगर राज्य उसका ध्यान रख रहा है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में प्रोवाइड करें, ऐसे ऐसी बीमारियों को उन्होंने प्रिवेंट करके रखा हुआ है। कोई बंदा बीमार होता है, उसका अधिकार होगा सीधा अस्पताल चला जाए, या उसे अस्पताल वाले रेगुलर चेकअप करते रहे लोगों के, और देखिए इसको ये बीमारी है, उसका वहीं पर इलाज शुरू कर दे, तो उसकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। उसे बताया कि ये जो तुम खाना खा रहे हो, ये खाना सही नहीं है, खाना ये खाना चाहिए। और अगर वो खाना खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको वो चीज़ प्रोवाइड करी जाए। किस तरीके से प्रोवाइड करी जाए? या तो एक उसके लिए, उनके लिए वो खोल दिया जाए कि ये हर इंसान के इतना जो नहीं कमा रहा उसको इतना मेंटेनेंस सरकार की तरफ से मिलेगा, और उसके हिसाब से उसको वो सामान की सप्लाई हो। फिर दूसरा, जो मार्केट में जो सप्लाई हो रहा सामान, खाने पीने का सामान हो रहा है, वो किस तरीके से है, उसके ऊपर चेक रखा जाए। जैसे अब गवर्नमेंट की मोहर लगती है कई जगह पर, जो सामान दूसरे भी चलते हैं, उनमें ISI मार्क होते हैं। एक एग मार्क होता था, अगर आपने पहले सुना, से 10-15 साल पहले काफ़ी ये चीज़ें प्रचलित थी कि एग मार्क होना चाहिए, आटा होना चाहिए, एग मार्क हो। वो एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट है कि ये जो चीज़ है, बिल्कुल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो जो इस चीज़ में होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें है। इसमें कोई बीमारी नहीं है, इसमें कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं आई। ये गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी होती है। उनके हेल्थ इंस्पेक्टर्स, उनके डॉक्टर्स, उनके साइंटिस्ट, उनके इंजीनियर्स, उन्होंने सारी ये चीज़ चेक करी होती है। वो सारा चीज़ चेक करके ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर उसके हिसाब से उनको लाइसेंस देते हैं। तो ये इस तरीके से अगर वो लाइसेंस मिला है, जैसे ISO करके चले थे पीछे, ISO लाइसेंस मिलता है, इंडिया स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन करके। तो ये सारी चीज़ों की एक तरीके से गारंटी होती है ह्यूमन सिक्योरिटी करने के लिए। उसमें हेल्थ की भी सिक्योरिटी होगी और फूड की भी सिक्योरिटी होगी। और फोकस इसका ये है इंसान, ह्यूमन बीइंग। हर चीज ह्यूमन से चल रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट। जानवरों के बारे में नहीं बोला गया इधर। तो सारे जानवरों में सबसे ज्यादा सियाना कौन है? ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है, क्योंकि उसके पास ऐसा दिमाग है कि उनको कंट्रोल कर सकता है। इंसान ने अपने लिए घर अलग बनाए हैं, घर तो वो दूसरे भी थोड़े बहुत फॉर्म में बनाते हैं, पर वो खत्म होते जा रहे हैं, इंसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। जब इंसान की उत्पत्ति हुई थी, तब इंसान कहाँ पर था? तो पेड़ पर रहता था, उसको खुद को खतरा रहता था, कोई खतरा जाने उसे मार के खा ना जाए, कि कोई तूफान आ गया तो अपने आप को बचाना मुश्किल ना हो जाए। उसकी अपनी जान हमेशा खतरे में रहती थी। अब वो चीज़ों पे आदमी काफ़ी हद तक काबू पा चुका है, अपने लिए अच्छे से अच्छा घर बना लिया, उसे पता है कि कौन सी जगह पर रहना ठीक है, यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आएंगे, यहाँ पर तूफान नहीं आएंगे, यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी, यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, वहाँ पर इंसान रह सकता है। उधर फिर पानी जहाँ नहीं होता, पानी की सप्लाई आ गई है, इंसान ने अपने आप से तो किया है, पाइपें बना के, नहर बना के, और वैसे कुएं खोद के, और एक वाटर स्टोरेज के होते हैं, तालाब बना दिए गए, टैंक्स बना दिए गए, उसमें कर करके उन्होंने पानी का प्रबंध कर लिया। बिजली ले आए हैं, अंदर आके उन्हें ठंडक मिल सके, पेड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। हर तरह की उनके पास फैसिलिटी है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, ट्रेन है, हवाई जहाज हैं, शिप्स हैं, सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ इंसान इस पर काबू पा चुका है, जानवरों को भी अपने काबू में ले चुका है। अब वो जानवरों को अपने हिसाब से चलाता है, चिड़ियाघर में रख के जानवरों को देखता है, उनके ऊपर रिसर्च करता है, और जानवरों के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है। किसको ये बीमारी है तो जानवरों के डॉक्टर उन्होंने बना दिए, उनका भी इलाज करते हैं कि कौन सी जगह पर जानवर सेफ है। तो इसीलिए अगर इंसान सेफ होगा तो जानवरों को भी सेफ कर सकता है, दुनिया को सेफ कर सकता है, दुनिया की अच्छी तरक्की करता है। जैसे अब ओजोन लेयर के ऊपर आया था कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है। जो ओजोन लेयर वो है एटमॉस्फेयर में, जो कि सूरज की जो खतरनाक किरणें आती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि वो किरणें धरती पर ना पहुंच सके, और जिससे धरती के लोगों को स्किन कैंसर हो सकते हैं और भी कई तरह की बीमारी हो सकती है, उनको खतरा हो सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओजोन लेयर जो गाड़ियां चलाते हैं, जैसे पेट्रो कार्बन्स निकलते हैं पेट्रोलियम वगैरह से, और भी कई चीज़ें, इंडस्ट्रियल वेस्ट, धुएं, और कैसा कैसा डिस्चार्ज होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, जो मना कर दिया कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होंगे,
अंडरग्राउंड हो गए, वो अंडरग्राउंड के लिए बना कर दिया गया। ये सारी जो चीजें होती हैं इनसे ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं, उसमें गैप पड़ गया और ओजोन लेयर खत्म होने का चांस आ गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्योंकि हर 10 साल में 0.04% या कुछ ऐसे कोई का माप होता है, वो उससे पूरी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले आइस एज थी, 10,000 साल पहले आइस एज खत्म हुई है, पूरी दुनिया में बर्फ से जमी रहती थी, वो पिघलनी शुरू हो गई। अब सारा कुछ गर्म हो गया तो धरती पे रह कहाँ पाएंगे? कुछ तापमान है जहां तक आदमी से आ सकता है, उसके ऊपर तापमान चला गया तो कैसे रहेगा इंसान? तो उसमें भी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जो इंसान की सिक्योरिटी सबसे बड़ा फोकस है, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, कई चीजें हुई हैं, जिसका सिर्फ फोकस है कि इंसान को हम किस तरीके से सुरक्षित रखें, अच्छे से अच्छा भोजन कैसे दें, उसको ऐसी कैसे फैसिलिटी दें कि वो अपने आप पूरी तरक्की भी कर सकें। तो ये आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट। ह्यूमन प्रोग्रेस encompasses the idea of expanding the choices of people। ये जैसा कि ये लिखा गया कि जो इंसान की तरक्की है, ह्यूमन प्रोग्रेस है, वो क्या है, कैसे है। अब कई लोग हैं, सब अलग अलग सोचते हैं। अब यूनिवर्सिटी में आप देखिए कि कई डिसिप्लिन हो गए हैं, कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप इकोनॉमिक्स के ऊपर देखें तो इकोनॉमिक्स में भी कई कुछ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और भी पता नहीं क्या क्या, उसके भी आगे अलग अलग पार्ट है और उसकी भी स्टडी हो रही है। तो ये आदमी की सोच है और चॉइस है कि मैंने इसको ही करना है। उसको पढ़ेगा तो उसमें कोई और चीजें नजर आएगी, उसके लिए फिर एक और अलग डिसिप्लिन बन जाएगा, उस चीज को आगे बढ़ते गए। ये तो पढ़ाई के ऊपर रिसर्च करते हैं, उससे कुछ ना कुछ फायदा इंसान को होता है। इंसान को कुदरत के बारे में कुछ समझ आता है कि कुदरत में उसके एडवांटेज के लिए क्या क्या रखा गया है। कोई गैस है, कोई ऐसा मिनरल है और एनर्जी का कोई सोर्स है जिसे वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, पूरी धरती से कहते हैं कि अगले 25-30 साल में पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। अगर पेट्रोलियम खत्म हो रहा है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो उसके ऊपर सोच हो रही है। और आदमी जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, हर कोई इंजीनियर नहीं बना देता, हर कोई डॉक्टर नहीं बना देता, हर कोई प्रोफेसर नहीं बना देता, हर कोई फौज में नहीं जाना चाहता, हर कोई खेती नहीं करना चाहता। हर इंसान अपना अलग अलग सोचता है कि मैंने ये करना, मैंने मैं ये चाहता हूँ। अगर वो अलग अलग फील्ड में रहेगा तो तभी तो उसमें तरक्की होगी और नई से नई चीज उस चीज में लेके आएगा, जिससे इंसान को ही फायदा होगा। अगर हम इधर बैठे हुए हैं आज, तो हमें फायदा इसलिए है क्योंकि हर तरह के लोगों ने कुछ ना कुछ फायदा ऐसा दिया है जिससे हर एक आदमी उसको सारों को एंजॉय कर पाता है। ऑटोमोबाइल का विकास हुआ, कार आई, बस आई, ट्रक आए, ट्रेन आई, तो हम आम आदमी हैं जिन्हें पता नहीं कि बस कैसे बनती है, ट्रक कैसे बनते हैं, कार कैसे बनती है। वो उस पर हम सफर करके अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं, अपने लिए फायदा उठा सकते हैं। मगर हम सारे वो काम नहीं कर सकते। हमें पता है कि वहाँ खाना अच्छा मिलता है किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो कुक अच्छा है और वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, वहां जाकर हम खाना खा सकते हैं। हमें पता कि ये कंपनी वाले हैं, ये बड़े अच्छे घर बनाते हैं, वो बना रहे हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने घर बना दिया, हमने खरीद लिया, पैसे से सिस्टम हो गया, जाकर हमने पैसे दिया, खरीद लिया, बाहर आना शुरू हो गया। ये पानी सप्लाई दे रहे हैं, उन्होंने दे दिया, बिजली इन्होंने दी, उन्होंने दे दी, वो अपनी अपनी फील्ड में तरक्की कर रहे हैं ना। अब बिजली वाले बिजली की खोज ना करते, पानी की सप्लाई का कोई सिस्टम ना होता, घर बनाने का कोई सिस्टम ना होता, तो क्या इंसान इस तरीके से आज आराम से रह सकता था? नहीं रह सकता था। यही चीज है कि अगर अलग अलग चॉइस होगी तो ऐसे ही तरक्की होगी, ह्यूमन बीइंग की भी तरक्की ऐसे होगी। और आगे आने वाले टाइम में कहते हैं चांद तक पहुंच चुका है, मार्स तक पहुंच चुका है, और भी पता नहीं कौन सी दुनिया हम लोग डिस्कवर कर लें। Due to the Industrial Revolution, first in England and then elsewhere in the West, there was huge increase in the incomes of nations
एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। एक दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, औद्योगिक क्रांति 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई है और 20वीं शताब्दी में इसका पूरा रूप था। इससे पहले इंसान एक कहते हैं कि ल्यूमियर का टाइम आया और उससे पहले एक रेनेसांस का टाइम आया। ये दो टाइम आया जो थोड़े से इंपॉर्टेंट और माने जाते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले थोड़ा सा रेनेसांस के बारे में बताते हैं। ये 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी के बीच में था। इसमें जो था, पहले इंसान यही करता था कि सिर्फ भगवान का ही नाम लेता रहता था और हर किसी को कहते आप दुनिया को छोड़ दो, आपने आते ही भगवान की पूजा करनी है और उसी की राह पर चलना है। जंगलों में जाओ, वहां पर जाकर पूजा करते रहो, आम आदमी से आपको कुछ नहीं लेना देना। भिक्षा लेके काम चलाओ या जैसे जो कुछ मिल जाता खाने पीने वो खा पी लो। बड़ी सिंपल सी लाइफ थी आदमी। जब 15वीं-16वीं शताब्दी में रेनेसांस आना शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था यूरोपियन कंट्रीज में। वहां क्या हुआ कि जो चर्च के लोग थे, जो पादरी होते हैं, जो वहां के प्रीस्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया कि शुरू में हो सकता अच्छे हों, बाद में आके उनके बीच में भी विकार आने शुरू हो गए। उन्होंने अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी और वो प्रीस्ट की पोस्ट खरीदने के लिए सट्टेबाजी होनी शुरू हो गई, पैसे चलने शुरू हो गए, सारे गलत कामों करने शुरू हो गए। तो लोगों का मन उनसे हटना शुरू हो गया। तब एक सोच आई, कुछ ज्ञानी लोग आए जिन्होंने सोचना शुरू हुआ कि भाई जो इंसान है वो ही एक तरक्की का शिखर है। अब भगवान तो जब आदमी मर जाएगा तब वो पाएगा कि नहीं पाएगा इसके बारे में नहीं पता, मगर आप इंसान के अपनी तरफ देखो, इंसान खुद क्या है, क्या कर पा रहा है वो अपने लिए। इंसान की अपनी तरक्की बहुत जरूरी है और तरक्की वो जो दुनिया में रह रहा है उसमें जो उसे सहूलियत चाहिए वही उसके लिए सब कुछ है। इंसान ही फोकस है और कुछ नहीं है। तो वो फिर इंसानी तौर पर चीजें आनी शुरू हो गई। तभी छापे खाने का आविष्कार हुआ था। पहले तो जो किताबें थी, जो ज्ञान की बातें होती थी, वो सारी चर्च के बीच में रखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी। छापे खाने से क्या हुआ कि कई किताबें छपनी शुरू हो गई। वो जो ज्ञान वहां बंद के पड़ा हुआ था वो आम लोगों में बढ़ना शुरू हो गया, कई लोगों में बढ़ना शुरू हो गया। लोग ज्यादा पढ़े लिखे होने शुरू हो गए। पहले पढ़ते भी वही थे, भाषा भी एक ही होती, बड़ी मुश्किल लैटिन भाषा होती थी। यहाँ पर हिंदुस्तान में संस्कृत होती थी। जब आम आदमी की भाषा में चीजें आनी शुरू हो गई तो लोगों को इन चीजों के बारे में पता चलना शुरू हो गया और लोग खुद के सामने आने शुरू हो गए। और फिर जब वर्ल्डली प्लेजर्स की बात होती है उसके ऊपर सारा काम चलना शुरू हो गया कि हमें ये चीज की एंजॉयमेंट है, लाइफ को एंजॉय करो। ये मत सोचो कि ये शरीर मिथ्या है और इसको छोड़ के जाना है और इसको ध्यान ही मत दो। अगर आप दुनिया में हो तो दुनिया को देखो, दुनियादारी सीखो और दुनिया में जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो। हाँ, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरीके से जिंदगी की सोची। रेनेसांस के बाद में फिर आया ल्यूमिनियर जो है उसमें वो आया था 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में खत्म हुआ था। उसमें पढ़े लिखे विज्ञानी बहुत थे। वो जो उन्होंने किताबें कई लिखी, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने लोगों के दिमाग खोले। आम जनता में से एग्जाम्पल लिए कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर कहानियां बना दी और कैसे ठीक होना है ये बता दिया। लोगों ने उनको पढ़ के उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आने शुरू हो गए। जब इंग्लैंड में 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें यह था कि आम लोगों के पास में पावर होनी चाहिए। और वहां पर जब चार्ल्स वन के असैसिनेशन के बाद में चार्ल्स टू को रखा गया तो उसने कुछ मनमानी करने की कोशिश करी। तो जब वो उसके पीछे लोग आए, लोगों ने उसके ऊपर खिलाफ विद्रोह कर दिया तो वहां से भाग गए। उनके भागने के बाद वहां पर उसमें किसी की मौत नहीं हुई। जब मौत नहीं हुई तो उसे कहा जाता ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। लोगों ने फिर कहा कि भाई ताकत राजा के हाथ में नहीं है, ताकत दूसरे लोगों के हाथ में है। तब भी ताकत वो जो नोबल्स होते थे उनके हाथ में थी। वो धीरे धीरे करके बाद में आम आदमी के हाथ में आनी शुरू हुई। पर एक ये प्रोसेस शुरू हो गया था। फिर
अमेरिका का रिवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रिवोल्यूशन 1776 में। वहां पर इंग्लैंड का राज होता था, वहां के लोग इकट्ठे होकर उनको उन्होंने मार के भगा दिया और उन्होंने अपने हिसाब से डेमोक्रेसी क्रिएट करी और उसकी काफी तरक्की हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया गया। उसके बाद में फ्रेंच के लोगों ने ध्यान देना शुरू करा। उनका टारगेट था सामने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब आजादी, इक्वालिटी यानी कि सब बराबर है, कोई बड़ा ऊंचा कोई नीचा नहीं है, और फ्रेटर्निटी के सारे भाई हैं, भाईवाद फैलाना है उन्हें। तो इस तरीके से आके जो कुछ लोगों के पास पावर थी, ताकत थी, जिसको वो अपने पास रखते थे और दूसरों को पता नहीं चलने देते थे और दूसरे लोग बेवकूफ बन जाते थे, वो आम लोगों के पास में जानी शुरू हो गई थी। इसी दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, नई नई मशीनें बननी शुरू हो गई। अब वो मशीनें बन रही थी तो उससे इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ कि उसको बेचने के लिए नई जगह ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, नई मार्केट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। अगर इस घर में हम लोग रहते हैं, अपने लिए सूत बुनते हैं, चरखा चलाते हैं, तो चरखा चलने में और कपड़ा बनने में काफी टाइम लगता था। अब वो वहीं पर बैठे बैठे एक ही बार में कितने कितने थान वो कपड़े के बना देते थे। उससे क्या हुआ कि वो घर के लोग कितना इस्तेमाल करेंगे, उनको नई मार्केट चाहिए, और मार्केट के लिए इधर उधर जाना शुरू कर दिया। फिर कॉलोनियलिज्म शुरू हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस सबसे आगे निकले, पहले स्पेन आया, पुर्तगाल आए, तो इन्होंने दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। अब दुनिया में हर तरह से तरक्की होनी शुरू हो गई। इससे फिर स्टैंडर्ड की बात आनी शुरू होगी। जिन लोगों का पैसा लगा था वो कैपिटलिस्ट बन गए, पैसा लगाया तो प्रॉफिट भी को मिल रहा था। अब जो लोग काम कर रहे थे, जो मजदूर थे, उनके पास पैसा था नहीं, उनको कम से कम देते थे, अपना फायदा ज्यादा उठाते थे, तो उनका लेवल तो बढ़ गया और कुछ और लोगों का भी लेवल बढ़ा। अब जो नीचे के लोग थे उनके अंग्रेज में झगड़े शुरू हो गए, जिसके कारण तालमेल हुआ, रिवोल्यूशन हुए और उनके स्टैंडर्ड की बात आ गई कि ये कम से कम हर किसी को मिलना चाहिए। फ्रेंच रिवोल्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए था। इससे लोगों का स्टेटस ऊपर बढ़ना शुरू हुआ और सोचा गया कि ह्यूमन सिक्योरिटी होता क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, वो ऐसे सोचा गया। और आजकल आके तो बड़े एडवांस कॉन्सेप्ट हो गए कि भाई कोई एक पॉवर्टी लाइन रख दी गई है, यानी कि इससे नीचे जिसकी इनकम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इससे ऊपर जिसकी इनकम है वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और पॉवर्टी लाइन के नीचे कोई नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया को नहीं होना चाहिए। These sorts of experiences in different countries led to the belief that economic growth and increase in national income are the key to success in development and progress. ये जो सारा कुछ हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, रिनेसांस हो गया और वैसे तरक्की हो गई, तो इसमें यही पता चला कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि पैसा, मार्केट, माल, एक्सचेंज सिस्टम, प्रोडक्शन, सप्लाई, ये सारी चीजें जो इकोनॉमी से कंसर्न होती है कि इसकी ग्रोथ होगी तो ह्यूमन प्रोग्रेस भी खूब हो रही है, उसी से ह्यूमन प्रोग्रेस होती है, ये सोचा गया। और इससे नेशनल इनकम ही बढ़ती है, हर देश की अपनी अपनी इनकम बढ़ती है। जो जितना ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल होता है उसका उतना ही अच्छा बाहर भी काम होगा, बाहर नाम भी होगा उसका। The study of rights has traditionally linked it to the concept of individual liberty. अब जब इन सब चीजों पर ह्यूमन राइट्स की बात आनी शुरू हो गई तो उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि भाई अगर आदमी को कोई अधिकार है तो उसे आजाद भी होना चाहिए, तभी तो अधिकार लेगा वो। अगर उसे आजादी नहीं है तो वो क्या अधिकार अपना पाएगा, वो कोई अधिकार तो नहीं पा सकता। अगर उसे आजादी नहीं मिली, उसको स्लेव बना के रखा गया, कैदी बना के रखा गया, तो इसीलिए इक्वालिटी की बात भी आनी शुरू हो गई कि पहले तो सारे बराबर हैं, ना कोई राजा है ना कोई रंक है, सारे बराबर है। इसीलिए बराबरी के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी आनी शुरू हो गई और उसी से आके अलग अलग अधिकार निकले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन एनी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, जो भी होता है, फ्रीडम टू फॉर्म एनी एसोसिएशन, और कई है इस तरह के कल्चरल एजुकेशन राइट्स आ गए, रिलीजियस राइट्स आ गए। ये सारे के सारे राइट्स फिर क्रिएट हो गए और वो समय के हिसाब से देखने शुरू हो गए कि इंसान को ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मान लो एक बहुत बड़ा
धर्म है और दूसरा थोड़ा सा छोटा सा धर्म है जो बड़े मान लो सिर्फ 200-400 लोग हैं उस धर्म के और बाकी लाखों करोड़ों दूसरे धर्म के हैं। तो वो जो 200-400 लोग हैं उनका क्या अधिकार है? क्या उनका अधिकार है दूसरे लोगों से ऐसे दबा देंगे? होता है कि तुम अपना खत्म करके धर्म हमारा अपना लो या उन्हें मारकाट करें, उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दें। उन लोगों के राइट्स हैं इस सारे लोगों के खिलाफ। ये अपना धर्म ऊपर उठा सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसका प्रमोशन भी कर सकते हैं और मान सकते हैं जैसा मानना चाहे। उनको उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता जैसे वो अपना कर रहे हैं। द रोल ऑफ द स्टेट गोज बियॉन्ड ए प्रोटेक्टिव वन टू प्रमोशन वन। कि जो राज्य है, सरकार है, ये सिर्फ बचाने के लिए नहीं बैठे हुई, ये प्रमोशन भी करे। मतलब आपको कोई दिक्कत हुई है तो आपको बचाने के लिए आगे नहीं, आप ऐसे बैठे हुए हो, सारे के सारे खाली बैठे हो, आपने देखा कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। वो जो करते हो वो चीजें आपके बीच में ऑब्जर्व करके उसको ऊपर लेके आए, उसको एजुकेट करे, उसकी ट्रेनिंग दे आपको, और वो आप में से आपके स्किल्स को सामने उभारे ताकि उससे आप कुछ अपना करके दिखा सको, उससे अपनी भी तरक्की करो और दुनिया की भी तरक्की करो। तो ये प्रमोशन होती है। ह्यूमन सिक्योरिटी बेसिक आइडियाज इन डिफाइनिंग व्हाट सोशल सिक्योरिटी इज, वन रन्स द डेंजर ऑफ बीइंग टू स्पेसिफिक और टू जनरल। अब जो सोशल सिक्योरिटी है इसके बीच में एक खतरा आता है कि या तो इसे डिफाइन करते करते लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, या फिर जनरली कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ है तो सबकी ग्रोथ हो जाए, खाना वाना सबको मिल जाना चाहिए, बस ये काफी है। वो सिक्योरिटी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अभी बढ़ रहा है। अभी तक आने वाले टाइम में हर फील्ड को देखा जा रहा है कि आदमी को किस तरह की सिक्योरिटी और मिले, और ये भी देखा जाए कि आदमी खुद क्या करता है क्या नहीं करता। अगर वो आदमी कुछ निकम्मा बन के बैठा हुआ है तो उसको भी, उसके निकम्मेपन को भी हटाने के लिए उसके अंदर देखा जाए, झांका जाए कि वो क्या करने की क्षमता रखता है और क्या कर सकता है, उस चीज को भी करा जाए। वो भी स्टेट का ही धर्म होगा, स्टेट का ही एक ड्यूटी होगी, वो भी ह्यूमन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में आएगी। इन डेवलप्ड कंट्रीज सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी इंपॉर्टेंट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशंस एंड इनवैलिडिटी बेनिफिट्स। जो तरक्की जिनकी हो चुकी है देशों की, जो बिल्कुल डेवलप्ड है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस का तो अब बुरा हाल हो गया, धीरे धीरे वो भी तरक्की कर रहा है, पर उसका कुछ पुराना रुतबा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज दूसरे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अब चाइना भी उसमें आना शुरू हो गया है। उधर उन्होंने कुछ अपने पैरामीटर रखे हुए हैं कि भाई ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, कि अगर आपको कोई सरकार की तरफ से या कहीं भी आपको कोई नौकरी नहीं मिलती तो आपकी इंश्योरेंस हो सकती है उसमें। ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापे में आके आपको एक स्पेशल पेंशन मिलेगी आपका बुढ़ापा मेंटेन करने के लिए, यानी कि घर वाले भी आपको कई बार ध्यान नहीं देते, निकाल देते हैं। अगर आपको पेंशन मिलेगी तो आपका बुढ़ापा ठीक भी जाएगा। एंड इनवैलिडिटी बेनिफिट्स, और भी कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं। गवर्नमेंट्स कैन अडॉप्ट टू ब्रॉड अप्रोचेस टू सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। गवर्नमेंट दो ब्रॉड अप्रोचेस हैं जिसको सोशल सिक्योरिटी मेजर के लिए अडॉप्ट कर सकती है। वो क्या है? The first way is to promote general economic growth and use the general benefits accruing from growth to help vulnerable section of the population. पहला वो तरीका है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा दे। इकोनॉमिक ग्रोथ में आ गया प्रोडक्शन, सप्लाई, सैलरीज एंड ऑल दैट। जो पैसा और उससे कंसर्न है जो भी चीजें, वो सारा इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है कि सिर्फ उसी की तरफ ध्यान दे तो अपने आप हर चीज की तरक्की हो जाएगी। और जो लोग जिनको दिक्कत होती है, जैसे पुअर पीपल है, कमजोर लोग हैं, उनकी भी अपने आप इससे तरक्की हो जाएगी। सेकेंड अप्रोच इज टू टेक पब्लिक एक्शन मेजर्स डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ सोशल सेक्टर्स सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ एंड ऑल्सो प्रमोट बेटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। दूसरा ये है कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सोशल सेक्टर्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है, एजुकेशन के ऊपर,
हेल्थ के ऊपर स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि भाई ये एजुकेशन हो, इतना लोगों की पढ़ाई हो जाए, और कैसे हो, जो नहीं कर पाता उसको किस तरीके से पढ़ाना है वो गवर्नमेंट ने इंश्योर करना है। जैसे रूस है, पहले जब से उसका डाउनफॉल होने से पहले रूस में कम्युनिज्म था और वो सोशलिस्टिक स्टेट माना गया है। फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स, इनके प्रिंसिपल से चलने वाला स्टेट था वो, कि आपने हर किसी को देखना है, हर किसी की तरक्की करनी है, एक एक चीज को देखते हुए। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक होना चाहिए कि हर किसी को ये नहीं कि एक को 1 लाख रुपया मिल रहा है, दूसरे को 1000 रुपया मिल रहा तनख्वाह, ऐसे नहीं होना चाहिए। आसपास हो, कम से कम नीचे का लेवल काट देना चाहिए, 20-25 हजार से नीचे नहीं हो, और ऊपर जो है ऊपर मैक्सिमम लेवल कर देना चाहिए, 1 लाख 1.5 लाख ऐसे करके, ताकि वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा ना रहे, सिर्फ आपकी नॉलेज के ऊपर हो। नहीं तो आदमी का दिमाग भी खराब हो जाता है, उससे जुल्म होना शुरू हो जाता है। हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, जैसे कि पहले भी बताया है, हेल्थ सिक्योरिटी मीन्स हैविंग लो एक्सपोजर टू डिजीज एंड हाई एंड प्रॉपर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। जैसा मैंने बताया कि एपिडेमिक फैला करते थे पहले, कि उस चीज की तरफ एक्सपोजर ना हो इंसान का, उस चीज से बचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मेजर है, हॉस्पिटल्स काम करें, डॉक्टर काम करें, साइंटिस्ट काम करते रहे कि ये लोगों को बीमारियां लगना जाए, अगर किसी को होती है तो गवर्नमेंट उसका फ्री इलाज करे और उसे आने से पहले रोक ले, अगर हो जाती है तो उसे ठीक करे। Poor people are vulnerable to disease as they live in degraded area and have poor access to health services or can't afford medical care. जो गरीब लोग हैं वो बड़ी जल्दी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, और वो जो बीमारियों के चपेट में आएंगे वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास चेकअप कराने का की समझ भी नहीं होती है, ना पैसा होता है, ना दिमाग होता है, और ना उनके पास पे कोई खाने पीने की अच्छी चीजें होती हैं कि कौन सी प्रोटीन रिच डाइट है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अच्छा खाना क्या बुरा खाना है। रेडी पर लोग खाना खा लेते हैं, कहीं भी बैठ के खाना खा लेते हैं, वहाँ बीमारियां जम्स फैलते हैं। उन चीज़ों को देखने के लिए पूरा पीपल के ऊपर कंसंट्रेट करना जरूरी है, ताकि उनको इस चीज़ की सिक्योरिटी मिल सके, बीमारी से, माल न्यूट्रिशन से। फूड सिक्योरिटी इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। फूड सिक्योरिटी जो है ये फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, मतलब समय के हिसाब से बदलता रहता है। 1974 में फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरे वर्ल्ड में, उसमें बोला गया था कि भाई खाने के लिए कम से कम इतनी चीजें होनी चाहिए कि पूरा लोग जो है उनको खाना मिलना चाहिए। पहले तो इसके ऊपर हुआ, फिर उसके बाद में 83 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कहा कि नहीं, कम से कम ये चीजें सबको मिलनी चाहिए, सबके ऊपर ये कंसिडर हुआ। उसके बाद फिर हुआ 1996 में और 2001 में फिर हुई कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें यह कहा गया कि हर किसी को कम से कम ये चीजें खानी उसकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और जरूरी भी है और अच्छा भी है। वो डिफाइन कर देगा कि यह सबको खाना पड़ेगा, हेल्थ तभी इंप्रूव होगी, हर किसी के लिए फिक्स कर दिया गया। The continuing evolution of the concept of food security has reflected the wider recognition that the technical and policy issues are highly complex. कि अब जैसे जैसे इसका एवोल्यूशन हो जा रहा है, ये दुनिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इसमें कई और इश्यूज इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो। उस हिसाब से इसकी अब तरक्की हो रही है, कंटिन्यूअली इवोल्यूशन हो रहा है, एक्सपेंडिंग कॉन्सेप्ट है, और आने वाले टाइम में भी इसका और रूप हम देखेंगे। थैंक यू।